हेलो एवरीवन, लेट्स क्रैक इट विद द अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसमें कि आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, एमपीपीएससी, व्यापम्स के और अन्य सभी कैटेगरी के। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, जिसमें कि आप एग्जाम्स के सभी फॉर्मेट की यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। उसमें आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, यू विल गेट 10% इंस्टेंट ऑफ द एडमिशन फीस। कोड है हरदयाल कुशवाहा, जिसको कि लगाकर आप प्लस के यूजर्स बनेंगे और 10% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलेगा। अनअकैडमी पर अभी जंबो ऑफर चल रहा है, जिसमें कि आप 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर 4 महीने का फ्री, यानी कि टोटल 28 मंथ का, और 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 3 महीने का फ्री, यानी कि 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है, और वही फीस आपको देनी पड़ेगी। साथ में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे आप, हरदयाल कुशवाहा, देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट। अनअकैडमी पर फ्री में लिमिटेड कंटेंट मिलता है, वहीं प्लस में आपको अनलिमिटेड कंटेंट मिलता है। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी, और 2000 से अधिक क्वेश्चंस यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। बेनिफिट ऑफ द सब्सक्रिप्शन, आपको फेवरेट टीचर के थ्रू आप यहाँ पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर लर्निंग होती है यहाँ पर। डिफरेंट बैच कोर्स डिफरेंट एग्जाम्स के लिए कंडक्ट होते हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। पोल्स, कमेंट्स, क्विज में आप यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सभी एजुकेटर्स का, जो कि सिंगल कैटेगरी में आपको पढ़ाते हैं, और साथ में वीडियो को यहाँ पर ऑफलाइन कर सकते हैं आप, और पीडीएफ भी यहाँ पर कोर्स कंटेंट की आपको प्रोवाइड की जाती है। अनअकैडमी पर स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के फ्री मॉक टेस्ट पर हर संडे कंडक्ट हो रहा है यहाँ पे, जो कि सुबह 10 बजे और रात में 8 बजे मिलता है, जिसमें कि हैवी डिस्काउंट के साथ में आप 1 साल उसके अधिक सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, और प्लस के यूजर्स बनकर आप यहाँ पर भरपूर तैयारी कर पाएंगे। एमपीपीएससी मेंस मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि एनालिसिस सेशन के साथ में आपको हर संडे दी जाती है फ्री में, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एमपी जीके ब्रह्मास्त्र की फ्री क्लासेस, जिसमें कि रिवीजन टेस्ट आपको मिल रहा है हर सैटरडे को, ये मिलता है आपको, जिसमें कि मध्य प्रदेश जीके का पूरा रिवीजन फ्री क्लासेस में किया जाता है। अनअकैडमी पर डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज कंडक्ट होती है, जो मंडे टू फ्राइडे आपको मिलती है, जिसमें कि 20 करंट अफेयर्स 20 मिनट्स में हर रात 8 बजे आपको मिलते हैं। गुरु मार्गदर्शन में डेली फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलती है यहाँ पर। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 की सी सेट प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको हर संडे फ्री मॉक टेस्ट मिलता है यहाँ पर आपको, जिसमें कि आप फ्री में पूरे प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कर पाते हैं। 15 तारीख को यहाँ पर 8 मंथ का फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। तो इसमें मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स आपको प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाएंगे, और सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फ्रॉम दिस लिंक यू कैन ज्वाइन इट, और साथ में मेरा कोड लगाएंगे तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि है हरदयाल कुशवाहा, और प्लस के यूजर्स बनकर आप यहाँ पे सभी बैचेस को और सभी कोर्स को यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। प्लस में जितने भी बैच अगस्त में स्टार्ट हुए हैं, उनका भी आपको पूरा का पूरा कंप्लीट एक्सेस मिलेगा जब आप प्लस के यूजर्स बनेंगे। सितंबर में जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और आने वाले समय में होंगे, उन सभी का भी आपको एक्सेस यहाँ पर प्लस के यूजर्स बनने पर मिलेगा। अनअकैडमी पर डिफरेंट वेरिएशन का सब्सक्रिप्शन है, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने। तो इसमें से आप किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके प्लस की यूजर्स बने, और यहाँ पर मेरा कोड लगाएं हरदयाल कुशवाहा, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आप प्लस की यूजर्स बनकर भरपूर तैयारी यहाँ पर कर पाएंगे। अनअकैडमी पर नया फीचर लाइव क्विजेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से मिलती हैं। वर्चस्व नाम की ये मैगजीन है, जिसमें कि आपको फोर्टनाइट करंट अफेयर्स कंप्लीट कराए जाते हैं लास्ट 15 डेज के, जो कि प्लस के यूजर्स के लिए ही यहाँ पर आपको उपलब्ध होंगे, यानी कि प्लस के सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है ये। लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस में एमसीक्यूज के माध्यम से पोल्स में आंसर देके आप अपने एग्जाम्स का लेवल चेक कर सकते हैं। सारे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे कंडक्ट होते हैं। डेडिकेटेड डाउट सभी सब्जेक्ट के आपके यहाँ पर कवर किए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट होती है। तो अभी सब्सक्राइब करें और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं एमपीपीएससी और व्यापम्स के सभी एग्जाम्स के लिए। सो लेट्स क्रैक इट। और उसमें मेरा कोड लगाना बिल्कुल ना भूलिए प्लस की यूजर्स में, जो कि हरदयाल कुशवाहा है, जिसमें कि आपको 10% का सीधा डिस्काउंट मिलेगा प्लस की यूजर्स बनने में, और आप प्लस की यूजर बनकर भरपूर तैयारी कर पाएंगे। सो लेट्स क्रैक इट विद द अनअकैडमी। अगला जो पॉइंट है, ये मैंने निफ्टी के बारे में आपको क्लियर कर दिया। निफ्टी के बारे में पूरा आर्टिकल 324 भाग 2 में इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं इसका अगला जो पॉइंट है। अगला पॉइंट है इसका कार्यकाल। कार्यकाल जो कि मैंने आपको बताया था
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो भी होते हैं, सबका जो कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाता है, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाती है, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, कार्यकाल में अगला पॉइंट है इनका त्याग पत्र। कार्यकाल के अंतर्गत त्याग पत्र भी आते हैं और नियुक्ति भी आती है। ठीक है ना, ये कार्यकाल के अंतर्गत आता है, यानी कि नियुक्ति के बाद में कार्यकाल, कार्यकाल में आती है त्याग पत्र। तो ये त्याग पत्र ध्यान रहे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र किसी भी समय दे सकते हैं। इनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि अगर इनको अपॉइंट किया गया है तो ये इतने समय तक निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्य पर पदासीन रहेंगे, इससे पहले ये त्याग पत्र नहीं दे सकते हैं। ऐसा नहीं होता है इसमें ये त्याग पत्र किसी भी समय दे सकते हैं। इनके लिए कोई ऐसा प्रोविजन फिक्स नहीं होता है, कोई बाउंडेशन नहीं होती है, त्याग पत्र ये किसी भी समय दे सकते हैं। ठीक है ना, और या फिर राष्ट्रपति के पास में ये पूरा अधिकार होता है कि इनका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, इनका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, इनका कार्यकाल खत्म होने से पहले भी इनको हटाया जा सकता है। अगर त्याग पत्र के बारे में अपने को समझना है तो ये त्याग पत्र कभी भी दे सकते हैं, राष्ट्रपति को किसी भी समय दे सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होती है। और राष्ट्रपति भी इनको इनके कार्य पूर्ण होने से पहले इनको हटा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति भी हटा सकता है, ये स्वयं भी हट सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से म्यूचुअली होता है। क्लियर हो गया? तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कुछ अलग होगा और अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्य अलग होगा। इसमें दोनों के लिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त दोनों का जो कार्यकाल है वो बिल्कुल समान किया गया है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। ठीक है, अब अगला पॉइंट है पदाच्युत। पदाच्युत मतलब कि पद से निकालना। ये आर्टिकल के बारे में एक एक करके बताऊंगा मैं आपको, इसके बारे में भी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या जानकारी है। अभी अपन बेसिक समझ रहे हैं, देखिए बेसिक समझेंगे, उसके बाद में अपन आर्टिकल को एक एक करके पढ़ेंगे ना बेटा। आर्टिकल 324 पढ़ेंगे, फिर 325 पढ़ेंगे, तब जाके और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपका क्या डबल रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई घबराना नहीं, मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि इन आर्टिकल के बारे में एक एक करके अपन कल समझेंगे। आज अपन बेसिक समझ रहे हैं इसका, क्योंकि भारत में अपन यह थ्योरी क्लास ले रहे हैं और थ्योरी में अगर अपन को पॉइंट क्लियर ही नहीं हो तो क्या मतलब है ऐसी थ्योरी पढ़ने का है। अपन बेसिक समझ रहे हैं, इसके बाद में फिर आगे समझेंगे। ठीक है, तो अपना क्या ना दोबारा रिवीजन हो जाएगा और कंसिस्टेंसी ज्यादा बनेगी। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अभी अपन चल रहे हैं पदाच्युत, यानी कि पद से हटाने की जो भूमिका होती है, पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो वही प्रक्रिया होती है, पद से हटाने की प्रक्रिया। मुख्य निर्वाचन आयोग या फिर अन्य निर्वाचन आयोग को पद से हटाने की प्रक्रिया वही होती है जो प्रक्रिया इसमें सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है, उनको हटाने का जो प्रोसीजर होता है वही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है इनको पद से हटाने का। क्या बताया मैंने? मुख्य निर्वाचन आयोग या फिर अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया वही फॉलो की जाती है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है, यानी कि उनकी तरफ में जो प्रोसीजर होता है हटाने का, वही प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो वो प्रोसीजर क्या होता है? महाभियोग द्वारा ही, क्या? महाभियोग द्वारा ही, ठीक है ना, आयुक्तों को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, वो प्रोसीजर क्या होता है? कदाचार। महाभियोग के द्वारा ही कदाचार या फिर दुर्व्यवहार, लेकिन ये कदाचार और दुर्व्यवहार को सिद्ध करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति ने, किसी संसद ने या फिर किसी विधायक ने या राष्ट्रपति ने ये ब्लेम कर दिया कि इसने मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया है या फिर कोई कदाचार किया है, कोई ऐसा कार्य कर दिया है, इस कारण से इस व्यक्ति को
ठीक है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से हटाया जाए या फिर ये निर्वाचन पद के लायक नहीं है, उसको पूरा का पूरा वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा उनको हटाने में लगाया जाता है। यानी कि इस पे पूरा महाभियोग के द्वारा महाभियोग का एक पूरा प्रोसीजर है। महाभियोग के द्वारा आयुक्त को पद से हटाया जाता है। उसके लिए क्या होता है, महाभियोग का एक प्रस्ताव लाया जाता है और उस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, महाभियोग के प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है और उनके दोनों सदन के जो सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदन के सदस्यों का एक स्पष्ट बहुमत, ठीक है ना, स्पष्ट बहुमत एवं दोनों सदनों में उपस्थित जो सदस्य हैं, ठीक है ना, उसका कितना 2/3, बिल्कुल सही कहा, 2/3 बहुमत, 2/3 सदस्यों की संख्या, 2/3 सदस्यों की जो संख्या होती है उसका बहुमत होना जरूरी है। उसके द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है। अगर सदन में 2/3 सदस्य नहीं होते हैं और उनके द्वारा अगर यहाँ पर अनुमोदन नहीं किया जाता है, ठीक है ना, अनुमोदन नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनते हैं, इसे याद रखिएगा। 2/3 सदस्यों के अनुमोदन के बिना इनको पद से नहीं हटाया जा सकता, ठीक है, और वो भी संसद के दोनों सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के 2/3 सदस्य की संख्या का। क्लियर हो गया? पद से हटाने का जो पॉइंट मैंने बताया था वो बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं अपन इनके वेतन के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये कार्य कर रहे हैं तो कार्य में पारिश्रमिक दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। बिना वेतन के तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि उनको पारिश्रमिक तो बिल्कुल मिलना स्वाभाविक है। तो इनके जो वेतन होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयोग और अन्य निर्वाचन आयोग के जो वेतन होते हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके समान होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान इनके वेतन होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया? क्या बता दिया मैंने इसमें? पदाच्युत खजान हटाने के लिए इसमें पूरा महाभियोग लगाया जाता है। संसद के दोनों सदनों में बहुमत, ठीक है ना, 2/3 सदस्यों के अनुमोदन के द्वारा ही इसको महाभियोग से हटाया जा सकता है, ठीक है ना, कदाचार से धोने पर, ये मैंने बता दिया। और साथ में वेतन इनके समान होते हैं, ये मैंने बता दिया। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है निर्वाचन आयोग के जो कर्मचारी हैं, क्योंकि इसके अलावा ये तो होता ही है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्त भी नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन इसके बाद में निर्वाचन आयोग की अन्य कर्मचारियों की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि स्टाफ भी इनके अंडर में काम करने वाला स्टाफ भी होता है। सैलरी लगभग कितनी होती है? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि मुख्य न्यायाधीश की जो सैलरी होती है उसकी लगभग होती है, ये मान के चलो कि 2 लाख से ऊपर तो होती होगी पर मंथ, ठीक है ना, एग्जैक्ट मेरे को नहीं मालूम, बता दूंगा मैं आपको। कल भी अपन जब क्लास लेंगे, अगली क्लास जब लेंगे अपन इसकी, तब मैं इसकी सैलरी के बारे में भी आपको पूरा बता दूंगा, क्योंकि सैलरी के बारे में क्वेश्चन बनते नहीं है ऐसे, इसलिए सैलरी के बारे में अपने को नहीं सोचना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, बस यही समानता बताई जाती है कि किसके बराबर इनकी सैलरी होती है, क्योंकि सैलरी क्या फ्लेक्सिबल होती है, कभी ज्यादा हो जाती है कभी कम, अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक पोजीशन, आर्थिक हालात जो होते हैं उस तरीके से सैलरी कम ज्यादा हो जाती है, इसलिए उसके बारे में नहीं पूछा जाता, ठीक है। जी पूछा था एक जगह, अभी तक तो पता नहीं है, फिर भी मैं बता दूंगा आपको अगर पूछा होगा तो, ठीक है ना, सैलरी, क्योंकि सैलरी के बारे में कहीं पे भी ऐसा क्लॉज मेरे को पढ़ने को नहीं मिला, इसलिए मैं आपको अभी बता नहीं पा रहा, नहीं तो बता देता, ठीक है ना। सैलरी फ्लेक्सिबल हो जाती है, बढ़ जाती है, वो उस टाइम पे HRA DA सब कुछ बढ़ता है ना, तो वो फ्लेक्सिबल होती है। अगर अप्रोक्स माना जाए तो कम से कम 2 लाख के आसपास इनकी सैलरी होती है, अप्रोक्स अंदाजन है, श्योर नहीं हूं मैं इसमें, ठीक है ना। चलो अब अपन चलते हैं निर्वाचन आयोग के अन्य जो कर्मचारी है उनकी व्यवस्था क्या होती है, तो उसके बारे में प्रोविजन क्या है।
निर्वाचन आयोग के जो अन्य कर्मचारी हैं, ठीक है ना, अन्य कर्मचारियों की जो व्यवस्था होती है उसका जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 324 में दिया गया है। इसमें आर्टिकल 3, क्योंकि नियुक्ति है, आर्टिकल 324 पूरा का पूरा किसके लिए है? आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग, अन्य निर्वाचन आयोग, क्षेत्रीय निर्वाचन आयोग और साथ में उनकी जो कर्मचारी है उनकी नियुक्ति के बारे में पूरा प्रोविजन दिया गया है। तो उसके लिए आर्टिकल कौन सा है? उसके लिए आर्टिकल है 324 का क्लॉज 6, ठीक है ना। 324 के क्लॉज 6 में ये कहा गया है कि जब निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे, तब राष्ट्रपति, तब राष्ट्रपति या उससे संबंधित राज्य के राज्यपाल, ठीक है ना, राष्ट्रपति या फिर राज्य के राज्यपाल निर्वाचन के योग, ठीक है ना, निर्वाचन योग्य प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति या फिर उनके कर्मचारियों की उपलब्धता करवाएगा, ठीक है। ये क्या निर्वाचन आयोग अनुरोध करता है राष्ट्रपति से कि मुझे अपने स्टाफ की जरूरत है, तो उसका जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 324 में किया गया, ये याद रखिएगा। और उसके अनुरोध पर राष्ट्रपति को से अनुरोध करता है या राज्यपाल से, फिर उसके बाद में राष्ट्रपति और वहां का राज्यपाल राज्य का उन ऐसे कर्मचारियों को उपलब्ध कराएगा जो कि इनके निर्वाचन आयोग के कार्य में उनकी सहायता कर सके, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग की सहायता कर सके, उसके लिए क्लॉज 324(6) में इसका प्रोविजन दिया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया?